फिजिक्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर बच्चे को, वही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जी हां, तो आज मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिसकी वजह से जो न्यूमेरिकल का सरदर्द होता है ना, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जी हां, आप सभी ने देखा होगा कि फिजिक्स के हर नीट के पेपर को एनालाइज कर लो, उसमें एटलीस्ट 60 to 70% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशंस करने ही पड़ेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को मास्टर किए बिना फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिजिक्स से बच्चे भागते भी इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल यानी बहुत सारा मैथ्स आएगा और इस मैथ्स को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं हमसे हो पाएगा। बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। फिजिक्स में आपको मैथ्स आएगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा जितना जेई के लेवल पे होता है। सो ऐसा मत समझो कि आप नीट की एग्जाम दे रहे हो लेकिन फिजिक्स जेई की एग्जाम का दे रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ये बहुत ही गलत नरेटिव सेट किया गया है फिजिक्स के अगेंस्ट कि फिजिक्स मुश्किल होता है। फिजिक्स लिटरली इजी होता है। फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है, जो आपको 650 क्रॉस करा सकता है। अगर आपने फिजिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया देन आई एम सॉरी, बट आपका 650 के ऊपर पहुंचना देन इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको 650 के ऊपर जाना है तो फिजिक्स को भी मास्टर करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को भी मास्टर करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज के इस छोटे से सेशन में आपको समझ जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टॉपर्स ने की है जिसकी वजह से उनको न्यूमेरिकल्स जल्दी से आ जाते हैं और आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा टास्क है। तो सबसे पहली चीज आपको इस पे फोकस करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स। फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको थियोरी अच्छा आता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आता। इसका मतलब आपने थियोरी को भी सीखने के लिए कॉन्सेप्ट की हेल्प नहीं ली है। आपने थियोरी याद की है, आपको थियोरी याद है, आती नहीं है। अगर आपको थियोरी आती है तो न्यूमेरिकल कैसे नहीं आ सकते? क्योंकि एवरी क्वेश्चन ऑफ एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट ओनली। अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला कैसे यूज होगा वो तो उसका कॉन्सेप्ट ही बता सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे फोकस करिए। उन टीचर से सीखिए जो आपको बेसिक्स से सिखाते हैं हर एक चैप्टर को। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर में किया था यहां पे ऐसे अप्लाई करना है, नहीं। शायद आप उस डायरेक्ट अप्लाई करने पे, कई बार आप 2-3 बीच बीच के स्टेप्स छोड़ने पे अपने बेसिक्स को वीक रख लेते हैं। सो प्लीज ये फोकस करिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी वीक ना हो, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो। इसीलिए आपको हर चैप्टर को सीखते वक्त, जब आपको कोई टीचर सिखा रहा है, तब आपको साथ में ही नोट्स बना लेनी है। क्योंकि अगली बार जब आपको वो टीचर ने क्या सिखाया था रिवाइज करना होगा, तो वापस वो 1.5-2 घंटे का लेक्चर ना देखना पड़े, अपनी 10-15 मिनट में नोट्स के पन्ने घुमाओ और आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये चीज पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है तो आपको अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कंसेप्ट स्ट्रांग रखने के लिए आपको अपने हर एक सेंसेस का यूज करना पड़ेगा। जब आप कोई चीज को सीख रहे हो, आपकी आंखें एंगेज्ड है लेक्चर देखने में, आपके कान एंगेज्ड है लेक्चर सुनने में, आपके हाथ भी एंगेज्ड होने चाहिए नोट्स बनाने में, जो लेक्चर सुन रहे हो लिखने में, ताकि आपके दिमाग पे ज्यादा से ज्यादा सेंसेस, जो आपके ज्यादा सेंसेस है, वो आपके दिमाग तक मैसेज पहुंचाए कि आप ये सीख रहे हो और आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो, ताकि आप उससे लंबे समय तक याद रह पाओ। अगर आपको कोई कंसेप्ट याद ही नहीं है तो आप उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? है ना, ये तो इलॉजिकल चीज है। इसीलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आपके न्यूमेरिकल के फाउंडेशंस या फिर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करिए। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे तो थियोरी तो आपको याद करके भी हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये पहली चीज। देन आपको जब भी क्लास नोट्स बना के हो जाए, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, उस टीचर के उस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ ही आपको उस क्लास नोट्स को भी हर जगह से कंप्लीट करना है। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी वंस।
ये आप मेरे हर एक वीडियो इस चैनल पे देख लीजिए, मैंने हमेशा सेम ही बातों को दोहराया है कि आपको ये करना पड़ेगा। अभी भी मैं आपको कहूंगा, आप जब भी कोई टीचर से सीखते हैं कोई टॉपिक को, कोई चैप्टर को, तो उसके साथ उसकी एनसीईआरटी रीड कर लीजिए ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे। आपको एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। फिर वो टीचर ने जो आपको लिखवाया एनसीईआरटी में जो है, उन दोनों को मिलके आपकी क्लास नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। टीचर ने सिखाया तब आपने लिख लिया जो भी है, उसके बाद एनसीईआरटी में से जो आपको गैप्स लगते हैं वो आप इधर लिख लीजिए। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई फॉर्मूला मिस हो गया हो, जो आपके टीचर ने आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, नीट में हम डेफिनेशंस ये सब नहीं लिखाते, तो वो डेफिनेशंस आपको याद कराएगी, उस कॉन्सेप्ट को आप एनसीईआरटी से उठा के लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो, ठीक है। अब आपने जैसे ही कंप्लीट नोट्स बना ली, उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा उठा के एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स क्या होती है कि आपने पूरी की पूरी जो क्लास नोट्स है, एक चैप्टर को सीखने के लिए लेट्स से 50 पेज की नोट्स बनी आपकी, वो 50 पेज में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके एक पेज में समराइज हो जाए। एक से ज्यादा 2 पेज में, मतलब आगे पीछे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यार। आपको कैसे भी करके ऐसा नहीं कि एकदम छोटा छोटा लिख लो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपको कुछ चार्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, कुछ ग्राफ की हेल्प लेनी चाहिए, कुछ ट्री माइंड मैप की हेल्प लेनी चाहिए, और कैसे भी करके आपको वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को यहां एक पेज की शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। समझ में आ गया? या शॉर्ट नोट्स ना बोलूं उसको, तो मैं उसको फॉर्मूला लिस्ट बोल लूंगा। अब ये फॉर्मूला लिस्ट बताते वक्त में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, ग्रेविटेशन की फॉर्मूला लिस्ट बना रहा हूं, तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला भी लिख लिया mg। ये वेट का फॉर्मूला बोल दो कि फोर्स का, वेट इज अ फोर्स, राइट, ऐसे लिख लिया। या फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया, वो है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम प्रॉब्लम क्या करते पता है, ऐसे ही लिख लेते, इतना सा ही फॉर्मूला लिखा नहीं। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपको हर चीज की डिटेल भी मेंशन करनी है। जैसे कि ये F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको मेंशन करना होगा। m1 m2 मासेस है, ऐसा लिख लो, मासेस। r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, या बॉडी होगी तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो आप यहां पे मेंशन करो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। समझ में आ गया? ऐसे आपको डिटेल्ड फॉर्मूला लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अगर आप ये देखो आर की मीनिंग नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या कर लोगे, गलती हो सकती है ये कि 2 मासेस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया, जानबूझ के क्वेश्चन में ऐसे ही डिस्टेंसेस देंगे और बोल देंगे कि इसका सेंटर से रेडियस इतना है। तब आपको रियलाइज होना चाहिए कि ये जो आर की वैल्यू लेनी हो तो सेंटर से सेंटर की लेनी है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जो फॉर्मूला लिस्ट बनाए उस फॉर्मूला लिस्ट में हर एक टर्म के बारे में डिटेल में लिखिए। कई बार क्या होता है कि आपको वो टर्म याद नहीं रहती, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला अगर आपको ऐसा लिखना पड़े, जैसे मैं आपको यहां पे बता देता हूं, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, तो आप लिखोगे कि F क्या है, विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, 6 पाई द कांस्टेंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है। N ये ईटा रीड किया जाता है इसे, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट पॉइस होता है। समझ में? पॉइसुली होता है, पॉइस होता है। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, R से क्या समझेगा, V इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज गेटिंग ड्रॉप्ड। तो डायग्राम से अगर हेल्प कर सकते हो, V इधर बना लिया, ये विस्कस फोर्स ऐसा ऊपर रहेगा, ऐसा सब बना सकते हो, बेस्ट है। ये मटेरियल मीडियम है जिसका आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा सब कर सकते हो। इससे आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को इमेजिन करने में बहुत हेल्प होगी बेटा। सो प्लीज, चाहिए हर किसी का यूनिट लिखो, हर किसी का डायमेंशन लिखो, हर किसी का नाम लिखो कि F है क्या। आपको रीड करते समझ आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। सो ये लॉजिक से आप फॉर्मूला लिस्ट बनाइएगा। अगली बार आपकी फॉर्मूला लिस्ट में सिंपल एक फॉर्मूले नहीं होने चाहिए, हर फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी होते हैं जिसमें, जैसे लेंस मेकर इक्वेशन है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है साइन कन्वेंशन का, तो वो लेंस मेकर इक्वेशन के आजू बाजू में ही लिख लीजिए साइन कन्वेंशन। जैसे एक मिरर फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला तो मैं आपको बता देता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v
+1/u, समझ लो ये मैंने लिखा। अब आप क्या लिखोगे, इतना लिखोगे कुछ नहीं होगा। f इज द फोकल लेंथ, आपने मेंशन कर दिया, ये है फोकल लेंथ, आप मेंशन कर दो। v वेलोसिटी थोड़ी ना है, ये v इज इमेज डिस्टेंस, ऐसे लिख लिया, पूरा लिखोगे। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा पूरा लिखोगे। फिर आप इसकी साइन कन्वेंशन लिखोगे कि अगर रियल इमेज है तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, क्या है उसके लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, किसके लिए, कॉन्केव मिरर तो क्या, कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, फॉर्मूले को समझने वाला कॉन्सेप्ट, उसके जो सिनारियो है उसको भी लिख रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करके फिर फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया? तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, यानी कि आपने फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई और उस फॉर्मूला लिस्ट को याद नहीं किया है, अगर बनाई है तो याद नहीं किया है, आप एक बार फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, इट विल बी वर्थ ऑफ योर टाइम बेटा। फॉर्मूला लिस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और कोई चीज ही नहीं है। समझ में आ गया? सो जितना मैं बोलूं वो कम है। आपको यही एक पॉइंटर है जो मुझे आज के इस सेशन में बताना था। बाकी आपको बेसिक कैलकुलेशंस करना सीखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, कई बार हम पकड़ भी लेते हैं। क्वेश्चंस रीड करोगे ना, कई बार क्वेश्चन में बोला नहीं होता कि ये चीज क्या है, उसके यूनिट से पकड़ना पड़ता है कि इसके पीछे न्यूटन लिखा है तो ये फोर्स है, मीटर पर सेकंड लिखा है तो ये वेलोसिटी है, इसके पीछे लेट्स से कि डाइन लिखा है तो ये फोर्स ही है बट सीजीएस में दिया है, इसके पीछे सेंटीमीटर पर सेकंड को लिखा है तो ये एक्सेलरेशन है, ये रेडियन पर सेकंड है तो ये ओमेगा है, ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी। हमें यूनिट से पकड़ना पड़ता है कि वो कौन सी टर्म है। और आपको मैं अभी भी कह रहा हूं, फॉर्मूला लिस्ट लिखते वक्त कई बार आपको ये कन्वर्जेंस भी बाजू में मेंशन कर देना, आपको लगेगा याद आ जाएगा। यही कन्वर्जेंस, छोटे छोटे जो मीनिंग होते हैं, यही आपको अटकाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने से। इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज फोकस करिएगा और आप बेसिक कैलकुलेशंस भी सीख लीजिएगा। जैसे कि आप काइनेमेटिक्स सीख रहे हैं, काइनेमेटिक्स सीखते सीखते आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि किलोमीटर पर आवर को कैसे करें मीटर पर सेकंड में। तो ये मैं जब पढ़ाता हूं तो ये बताता हूं, तो ये फॉर्मूला लिस्ट में भी होना चाहिए। आपको विस्कोसिटी की बात करो तो पॉइसुली और पॉइस के बीच में कन्वर्जन, सीजीएस यूनिट है पॉइस, और पॉइसुली जो है अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, वो एसआई यूनिट है, उसके बीच में कन्वर्जन क्या होगा ये लिखना पड़ेगा। ऐसी चीजों से आपकी कैलकुलेशंस आसान होंगे। सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, साइन 30, कॉस 30, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 37 डिग्री, मैं आपको कराता हूं ये, अगर आप मेरे क्लास अटेंड करते तो 57 डिग्री, ये सारे 0 डिग्री पे साइन कॉस टेन, तीन की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको इतना आना चाहिए। बेसिक आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए, डेरिवेटिव्स आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला कह रहा हूं मैं। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, साइन का डेरिवेटिव, साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का, इतने बेसिक कह रहा हूं मैं। वो कह भी नहीं रहा हूं कि 1/√(a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ। नहीं यार, आपको बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स यूज करना होता है। आज तक नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन हो। रे ऑप्टिक्स में कई बार क्वेश्चन होते हैं जिसमें होता है कैलकुलेशन, स्टिल नीट के कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। अपने दिमाग से पहले ना डर हटा दो कैलकुलेशंस का। आप बेसिक कैलकुलेशंस कैसे मास्टर कर सकते हैं, तो इसका एक ही इलाज है, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चन करिए। आई डोंट केयर कि आप इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी करोगे फिर भी आपको फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इजी क्वेश्चन करो बट ढेर सारी प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके न्यूमेरिकल्स के फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे, उतना आपको नंबर्स के साथ खेलना आ जाएगा, उतना आपको इजीली समझ जाएगा हर चीज। आपको कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को मास्टर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आना चाहिए। बेसिक एक रिक्वायरमेंट, सबसे पहला आपको बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ का ना मेरा सेशन ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा है, या जज्बा बैच में भी पढ़ा है, आप देख लेना।
बेसिक मैथ सीख लो, अच्छे से सीख लो। ग्राफ क्या है, इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, लॉग का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन कॉट ये सब का वैल्यू क्या है, साइन का मतलब क्या है, कॉस। एक बार आप बेसिक मैथ वाला मेरा जो जज्बा बैच का क्लास देख लोगे ना बेटा, मजा आ जाएगा आपको। आपको रियल में मैथ्स का मीनिंग समझेगा कि वो रियल लाइफ है। मैथ्स इज नॉट जस्ट ऑन पेपर्स, इट इज इन रियल। ठीक है, तो बेसिक मैथ के क्लासेस देख लो। इट इज देयर ऑन यूट्यूब ऑन प्रारंभ बैच एंड इट इज देयर ऑन जज्बा बैच एज वेल। तो आप दोनों जगह से देख लो। इसके बाद आपको वेक्टर्स सुपर स्ट्रांग आना चाहिए। वेक्टर्स जिसको नहीं है उसको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। ऑब्वियसली वेक्टर्स जिसमें इंक्लूडेड है वो वाला वेक्टर्स आपको आना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन वाला, प्रोजेक्टाइल वाला, कई बार काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग नहीं है। समझ में, आप वेक्टर्स को स्ट्रांग करिए। मैंने जज्बा बैच में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपको प्रारंभ में भी पढ़ा है, वहां से देख लीजिए। एक बार में आपसे नहीं हो रहे ना वेक्टर्स के क्वेश्चन, आज बैठो, वेक्टर्स शुरू करो, खत्म करके खड़े हो जाओ। वंस एंड फॉर ऑल सॉर्ट इट आउट बेटा। समझ में आया? सो प्लीज ये करिए। वेक्टर्स को सीख लिया, बेसिक मैथ को सीख लिया, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स आने ही चाहिए, क्योंकि तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है, जैसे रिलेटिव मोशन मैंने सिखाया, टेक्निक है वहां पे कि भाई जिसकी नजरों से आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिलेटिव में जिसके विद रिस्पेक्ट आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसको रेस्ट पे मानो, उसकी वेलोसिटी को पलट के सामने वाले पे दे दो, आपका कैलकुलेशन यूं हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉजिक है, जैसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं ग्रेविटी के वेरिएशंस के भी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है ना, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ये सब उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स है। तो आप ये टेक्निक्स को याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूं ये टेक्निक्स आपकी फॉर्मूला लिस्ट में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होनी चाहिए आपकी, कि ऐसे सवालों में ये प्रोसेस अपनाते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की प्रोसेस है। आपको ना लेंस मेकर इक्वेशन में ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेंस मेकर इक्वेशन अप्लाई करने के लिए या फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सीखने के लिए कुछ फॉर्मूला लगता है, उसके आपको पता है ना, सारी वैल्यूज निकालने के लिए बहुत फॉर्मूलाज है। अब ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने ना, उसके स्पेसिफिक टेक्निक्स है वहां पे। तो वो टेक्निक्स को आप फॉर्मूला के बाजू में लिखिए कि ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पे ऐसे ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ये आपको ना मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। इसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट 50% से 60% न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बर्डन हट जाएगा, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना ये समझ जाए। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। समझ में आ गया? इसको आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट में या शॉर्ट नोट्स में उतार दीजिएगा। बाकी इतना टेंशन नहीं लेने का बेडू, अपन है ना, अपन सब डिटेल में पढ़ा रहा है, तो आ जाने का। जज्बा बैच में भी आ जाओ। जज्बा 2.0 में तो अभी आपको पीटीपी कोड यूज करना है, यू विल गेट डिस्काउंट। पीटीपी कोड यूज करिए। जज्बा 2.0 चालू हो रहा है भाई, वेट मत करो, 2 तारीख से शुरू हो रहा है, मंडे से, है ना। तो आ जाओ, ताकि आप लोगों को जज्बा 2.0 के थ्रू मैं आपको नीट के फिजिक्स की प्रिपरेशन करा दूं। आप बाकी के जो स्टूडेंट्स है जज्बा 1.0 में, उनसे पूछ लो एक बार। इट इज एन अमेजिंग बैच। उनकी प्रिपरेशन का लेवल आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा अरे इतना स्ट्रांग कर दिया उनको फिजिक्स में, फिजिक्स का डर ही हटा देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं फिर। तब तक आपको अगर जज्बा बैच खरीदना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में भी है, वहां से जाओ, एनरोल करो अभी के अभी। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।